नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कृष्णात्रे है और मैं आपसे बहुत दिनों बाद मिल रहा हूँ। उसका कारण ये था कि जो ऑडियो था वो ख़राब हो गया था और मुझे फिर मंगवाना पड़ा, इसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो हम लोग पिछली बार जो हैं वो क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन पे बात कर रहे थे और 7वें चरण या पायदान पे अपन आ गए थे। हमने ये भी कहा था, आपको याद होगा, कि क्वेश्चनर कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो है ना तुल और हॉकिंस की किताब मार्केटिंग रिसर्च वो इस्तेमाल कर रहे हैं और उसमें 7 चरण बताए हैं। हमने 6 चरणों पे बात कर ली है और 7वां चरण जो भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसे कहते हैं प्री टेस्ट एंड रिवाइज़। प्री टेस्ट एंड रिवाइज़, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब आप क्वेश्चनर पूरा बन जाता है, आपने चर्चा कर ली है, आपने अलग अलग लोगों से बातचीत की है, आपने काफ़ी पढ़ा लिखा है, आपने अपने सुपरवाइज़र से चर्चा कर ली है, मतलब जब आपके हिसाब से क्वेश्चनर लगभग पूरी तरह तैयार हो गया है, अब आपको जाके उसको एडमिनिस्टर करना है अपने रेस्पोंडेंट्स को। उसके पहले के चरण को हम लोग प्री टेस्ट कहते हैं। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि क्वेश्चनर को एडमिनिस्टर करने के पहले आप एक बार ये सुनिश्चित कर लें कि जो सवाल आपने पूछे हैं, जो सवाल पूछते समय आपने जो भाषा का इस्तेमाल किया है, सवाल के पीछे जो एजम्पशंस या आशा है, वो सब जो है ना ठीक ठाक हैं या नहीं। मैंने जैसे आपको उदाहरण पहले भी बताए हैं कि कुछ शब्द आप इस्तेमाल कर लेते हैं, कुछ ऐसे तरह से सवाल पूछ लेते हैं कि लोगों को ठीक तरह से समझ में नहीं आता है। आपका जो आशय होता है और लोग जिस तरह से उसको समझते हैं उसमें थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। इन सब चीज़ों में दिक्कतें पैदा हो करती हैं। इन सब दिक्कतों को अच्छी तरह से सुलझाने के लिए आपको एक बार प्रश्नावली को प्री टेस्ट कर लेना चाहिए। तो प्री टेस्ट करने के बाद उसको आप फिर जो है ना रिवाइज़ कर लेते हैं। तो इसके बारे में अपन बात कर रहे थे कि प्री टेस्ट और रिवीजन जो है 7वां आखिरी चरण है प्रश्नावली बनवाने का। तो आप जनरली क्या करते हैं, किसी रेस्पोंडेंट्स के पास ही जाके अपनी प्रश्नावली को जो है वो फाइनलाइज़ करते हैं। कभी कभी जो है प्री टेस्ट को कुछ किताबों में पोस्ट टेस्ट भी कहा गया है। इस पे भी आपको समझना चाहिए। इसको पोस्ट टेस्ट नहीं, पायलट टेस्ट कहा गया है। तो प्री टेस्ट और पायलट टेस्ट का मतलब एक ही होता है कि आप जो है ना, कुछ किताबों में अलग हो सकता है, इसमें कुछ बारीकियां बताई गई हों, मगर हमारे हिसाब से जो है आप ये मान के चलिए कि प्री टेस्ट और पायलट जो है वो लगभग एक तरह से ही चीज़ें होती हैं। तो अब आप जब प्री टेस्ट करते हैं तो उसमें आपको 6 बातों का कम से कम ध्यान देना चाहिए। तो ये बातें कौन सी हैं, इसके बारे में जो है हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये है पहला सवाल जिसको आपको जवाब देना चाहिए कि आप क्या प्री टेस्ट करना चाह रहे हैं। आप कहेंगे कि पूरी प्रश्नावली, बहुत अच्छी बात है, होना भी ऐसा ही चाहिए कि पूरी प्रश्नावली को टेस्ट कर लें। कि कभी कभी आप क्या करते हैं, कुछ सवाल हटा देते हैं। जैसे आप ये पूछना चाहें आपका लिंक क्या है, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। अब इसका मतलब ये है कि ये सवाल को आपको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग समझते हैं इस सवाल को, है ना। तो फिर इसके लिए आपको जो है ना, आप चाहें तो कुछ ऐसे बिल्कुल साधारण सवाल जो हर बार पूछे जाते हैं, जिसको लेकर जो है किसी तरह की आशंका या दो मतलब नहीं निकल सकते हैं, या मतलब वैसे ही समझते हैं जैसा आप पूछ रहे हैं, उन सवालों को आप हटा सकते हैं। मगर जनरली जो होता है, जब पीएचडी का कैंडिडेट या कोई रिसर्च एजेंसी जब कोई प्री टेस्ट करती है तो जो है ना पूरी प्रश्नावली का प्री टेस्ट करती है, कोई इसके अंदर शक शुबा नहीं रहना चाहते हैं। तो सवाल ये था कि आप द एंटायर क्वेश्चनर को टेस्ट करेंगे या पार्ट ऑफ द क्वेश्चनर को टेस्ट करेंगे। और ये मानकर चलिए कि आप एंटायर क्वेश्चनर को टेस्ट कर लें, इसमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होती है। अब देखिए, कुछ सवाल जो आप पूछते हैं जो आपके हिसाब से बड़े सरल, साधारण और इजी सवाल हैं, उसको जो रेस्पोंडेंट है बिल्कुल अलग तरह से समझता है। एक मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ। अब आप समझिए किसी छोटे कस्बे में चले जाते हैं, कुछ गाँव में चले जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। आप पूछते हैं भाई आपकी एज क्या है, तो आप और मैं अगर एज पूछेंगे तो हम एज बता देंगे, या डेट ऑफ बर्थ पूछ लें तो ये भी हम बता देंगे कि हमारा फलाना ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है। और डेट ऑफ बर्थ जानने का मतलब ये हुआ कि आपको अपना डेट जाननी चाहिए, आपको अपना महीना, किस महीने में पैदा हुए वो जानना चाहिए, और किस वर्ष में आप पैदा हुए वो आपको सब जानना चाहिए। या आप सवाल ये भी पूछ सकते हैं, अगर आपके लिए एज बड़ा महत्वपूर्ण सवाल नहीं है, तो इन विच ईयर यू वर बॉर्न, आप किस वर्ष में पैदा हुए थे या कौन से वर्ष में आप पैदा हुए थे, ये भी ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं आप। मगर अगर समझिए किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि उसकी उम्र कितनी है,
तो फिर वो अपने अंदाजे से कहता है, तो क्या अंदाज़ा वो लिखना चाहेंगे, तो फिर आपको और उस पे से जो प्रश्नावली भरवा रहा है उसको ये पूछना चाहिए कि भाई आप कुछ ऐसी घटना बता सकते हैं जिसके आसपास आप पैदा हुए तो लोग बताएंगे हाँ हाँ हाँ, जिस दिन मैं पैदा हुआ था उस दिन पूर्णमासी थी, या जो उसके आसपास जो है इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी, या कोई बहुत बड़ी दुर्घटना या घटना हो गई थी, इसके बारे में जिक्र करते हैं। तो आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति की उम्र ये होगी। कहने का मतलब ये है कि ये बांध के मत चलिए कि हिंदुस्तान के अंदर सब लोग जानते होंगे कि उनकी एज या उनका डेट ऑफ बर्थ क्या है। आप अपने घर में काम करने वाले किसी व्यक्ति से या आसपास जो ठेले पे सामान बेचता है उससे पूछ लीजिए, शायद वो ये नहीं जानता हो कि किस उसकी उम्र क्या है, या किस वर्ष या किस महीने या किस दिन वो पैदा हुआ है ना। या उससे आप तारीख पूछ लीजिए, तो बहुत से लोग जो हैं वर्ष और तारीख नहीं बता सकते हैं, क्योंकि तारीख से उनको क्या मतलब है। तो एक सवाल ये हो गया एज एंड डेट ऑफ बर्थ का, जो मैं एक उदाहरण देना चाहता था। दूसरा होता है भाई, जैसे मैंने आपको उदाहरण पहले बताया है, अगर आपने स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रश्नावली बनवाई है और जब बनाते हैं तो उसमें आप PHC का शब्द इस्तेमाल करते हैं या CHC का आप शब्द इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसके लिए आप प्रश्नावली बनवा रहे हैं। समझिए आप किसी रिसर्च एजेंसी में काम कर रहे हैं, किसी क्लाइंट के लिए आप प्रश्नावली बनाते हैं, तो आप और क्लाइंट सब जानते हैं PHC, CHC, सब सेंटर, ANM, आशा क्या होता है, क्या होती है, क्या होता है। मगर जो है ना, जब आप किसी रेस्पोंडेंट से किसी छोटे कस्बे या गांव में जाएंगे तो वो PHC, CHC शायद सब सेंटर भी ना समझे। वो तो भाई साधारण रूप से समझता है कि भैया सरकारी दवाखाने में मैं जाता हूँ। तो अब आपको जब प्रश्नावली बनाते हैं तो आपको आपके इंटरव्यूअर को ये बताना पड़ेगा कि भाई प्रश्नावली में जब आप PHC तो लिखा गया है मगर उसको शायद समझ में नहीं आता है, तो फिर आप उससे पूछे कि सरकारी दवाखाना या सरकारी दवाखाना कितना दूर है आपके घर से, किसी आसपास दूसरे शहर या दूसरे गांव में या किसी बड़े हेडक्वार्टर पे तो आपको नहीं जाना पड़ता इलाज कराने के लिए। तो दूसरा उदाहरण ये हो गया, PHC आप और मेरे लिए शायद सब ठीक हो, मगर दूसरों के लिए वो शब्द जो है गड़बड़ा जाता है, वो समझेगा नहीं इस बात को। तो प्री टेस्ट में आपको ये सब बातें पता चल जाएंगी। तीसरा उदाहरण ये है कि भैया आप ये पूछेंगे किसी गरीब आदमी से कि भाई आप गरीब हो, हाँ, ये गरीब तो आपसे पूछते नहीं है, तो आप पूछ लेंगे आपके पास किस तरह का कार्ड है, BPL का कार्ड है या APL का कार्ड है। या BPL APL ये सामान्य सरकारी शब्दावली में, और जो लोग इसमें विशेषज्ञ हैं, जो दिन भर इसमें काम करते हैं, तो वे लोग तो BPL APL समझ जाएंगे, मगर गांव का व्यक्ति इस शब्दावली को, BPL APL को, इस टर्म्स को नहीं समझेगा। वो तो समझता है भाई मेरे पास जो है ना कि पीला कार्ड है या सफ़ेद कार्ड है। अब अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग कार्ड होते हैं, कुछ जगह 5 होते हैं, शायद केरला में, UP में शायद 3 होते हैं, इनके रंग भी अलग अलग होते हैं। तो जब आप प्रश्नावली बनाते हैं तो फिर आपको ये मान कर चलना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरह की आप प्रश्नावली बनवा रहे हैं और BPL जो है वो किस तरह के कार्ड में होता है। तो फिर आपको समझाना पड़ेगा रेस्पोंडेंट को कि भाई जब मैं BPL की बात कर रहा हूँ तो मैं इस कलर के कार्ड की बात कर रहा हूँ, जब मैं APL की बात कर रहा हूँ, APL का मतलब हो गया अबव पॉवर्टी लाइन और BPL का मतलब हो गया बिलो पॉवर्टी लाइन। बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है ये कि गरीबी का स्तर क्या है व्यक्ति का जानना चाहते हैं, है ना। तो आपको इस तरह के सवाल फिर पूछने पड़ेंगे, या आपके पास पीला कार्ड है या लाल कार्ड है या पिंक कार्ड है या ब्लू कार्ड है या वाइट कार्ड है। अलग अलग तरह के, जैसे मैंने बताया, प्रदेशों में अलग अलग के कार्ड इस्तेमाल होते हैं। आखिरी एक सवाल जो मैंने अपने जब रिसर्च करवाता हूँ, जब छोटे छोटे शहरों में जाके अब महिलाओं से या पुरुषों से, जब आप जो 40 साल की उम्र है उनसे पूछते हैं आपके पास मोबाइल फ़ोन है, बोलते हैं हाँ हमारे पास मोबाइल फ़ोन है। तो एक सवाल हम अक्सर पूछा करते थे कि भाई आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है या फ़ीचर फ़ोन है। अब यहाँ कुछ लोग जो हैं, जो स्पेशली जब कुछ गांव की महिलाएं हैं या पुरुष हैं जो काफ़ी वृद्ध हैं, उनको समझ में नहीं आता है कि भाई ये एंड्रॉयड फ़ोन क्या होता है या फ़ीचर फ़ोन क्या होता है। अब तो और तरह की दिक्कत होंगी। एक ज़माने में तो बड़ा क्लियर था डिस्टिंक्शन, अब ये डिस्टिंक्शन उतना क्लियर नहीं रहा है जब से शायद जियो फ़ोन आ गया है। तो इस बात से भी आपको समझना चाहिए। तो इंटरव्यू को बताना पड़ेगा कि जब आप एंड्रॉयड, हम बताते थे मतलब एंड्रॉयड फ़ोन का मतलब क्या होता है, फ़ीचर फ़ोन का मतलब क्या होता है, तो फिर इंटरव्यू को समझाना पड़ता है। तो क्या आपके प्री टेस्ट को पता चल जाएगा आपको कि भाई ये कितने लोग समझते हैं प्री टेस्ट या पोस्ट टेस्ट का मतलब क्या है। तो ये हो गया पहले तरह का सवाल, है ना, कि प्रश्नावली में जब आप जाते हैं उसको प्री टेस्ट करते हैं तो आप जो है अपने प्रश्नों के प्रति सजग रहते हैं, सावधान रहते हैं और ये गौर करते हैं, उनसे पूछताछ करते हैं कि भाई क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी बात ये होती है कि आप प्री टेस्ट को कैसे कंडक्ट करेंगे,
है ना। क्या आप उसी तरह से सवाल पूछेंगे जिस तरह से प्रश्नावली पे लिखे गए हैं, या किसी और तरह से पूछेंगे। तो जनरली इस बात को मान के चलिए, बड़ा ही साधारण सा सवाल है, जिस तरह से आपने सवाल अपनी प्रश्नावली में लिखे हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, उसी तरह से आप सवाल पूछते चाहिए। क्योंकि आप जब प्रश्नावली फाइनलाइज कर लेते हैं, उसको रिवाइज़ करना ज़रूरी है, तो रिवाइज़ कर लेते हैं, तो आपको वही इमिटेट करना चाहिए जब आप रियल वर्ल्ड में जाके जो है अपनी प्रश्नावली को भरवाते हैं। तो आपके प्री टेस्ट के दौरान भी बिल्कुल वैसे ही आप काम कीजिए जैसे आप आगे जाके करने वाले हैं। तो हाउ यू शुड कंडक्ट द प्री टेस्ट का मतलब ये हुआ कि प्रश्नावली में आप सवाल कैसे पूछने वाले हैं, ठीक है ना। तीसरा सवाल इसमें ये हो गया, अब जब आप प्री टेस्ट कर रहे हैं तो अपने रेस्पोंडेंट्स को आपको डीब्रीफ करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, मतलब ये हुआ कि आप तो प्रश्नावली भरवा लेते हैं और उससे फिर आप प्रश्नावली भरवाते समय उसको आप उसकी हाव भाव, कुछ सवालों का तो बड़ा तुरंत जवाब दे देता है, कुछ सवालों में थोड़ा रुक के जवाब देता है, थोड़ा सोचता है। तो ऐसे चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए और पूछना चाहिए कि इस सवाल पर आपको नोट पहले कर लेना चाहिए और फिर पूछना चाहिए कि भाई इस सवाल पे आप थोड़ी ज़्यादा रुके थे, क्यों आप ज़्यादा रुके? आपके सोचने में थोड़ा याद करना पड़ रहा था, या सवाल में कुछ मतलब समझ में नहीं आ रहा था? तो मत कहने का मतलब ये है कि अगर आपको लगता है कि उसने बाहें सुकोड़ ली हैं, वो ज़्यादा समय ले रहा है, या उसके ऐसे ही आप लगता है कि वो सिर्फ गप मार रहा है, बिना सोचे जवाब दे रहा है, तो फिर इस तरह से आपको सवालों को नोट करके उससे पूछना चाहिए कि भाई उसने जो जवाब दिया है वो जवाब उसने ऐसे क्यों दिया है, क्या वो प्रश्न का मतलब क्या वैसे ही समझा है जैसे प्रश्न लिखने वाले का आशय था, या उसको किसी तरह की समस्या या दिक्कत हुई प्रश्न को समझने में, ये जानना बहुत ज़रूरी है। और डीब्रीफिंग के साथ साथ एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं प्रोटोकॉल एनालिसिस। प्रोटोकॉल एनालिसिस का मतलब बड़ा सरल है, बिल्कुल डीब्रीफिंग है, मगर हर सवाल पूछने के बाद आप उससे सवाल पूछते हैं, इस सवाल में क्या दिक्कत थी, कोई शब्द समझ में नहीं आया, सवाल का उद्देश्य आपको क्यों पूछा जा रहा है ये समझ में नहीं आया, या किसी और तरह की दिक्कत है तो ये पूछना। तो प्रोटोकॉल एनालिसिस का मतलब हुआ कि हर सवाल के बाद आप जो हैं अपने जिस व्यक्ति के साथ आप प्री टेस्ट कर रहे हैं उससे पूछें कि इस सवाल में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, क्या ये समझ में आया, कोई शब्द में कोई दिक्कत नहीं हुई, या सवाल थोड़ा आपको टेढ़ा दिखा, या आपसे किसी तरह से संबंधित नहीं है। ये सवालों को पूछना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये है कि डीब्रीफिंग और प्रोटोकॉल एनालिसिस भी इसके अंदर की जाती है और आपको ये प्री टेस्ट के दौरान करना चाहिए। अब ये अगला सवाल इसका ये है कि हु शुड कंडक्ट द प्री टेस्ट, किसको प्री टेस्ट करना चाहिए। जब आप पीएचडी कर रहे हैं तो फिर आप ही को जो है प्री टेस्ट करना चाहिए, मगर अगर रिसर्च एजेंसी है तो उसमें क्या होता है कि उन्हीं लोगों से प्री टेस्ट करवाना चाहिए, करवाया जाता है जो लोग आगे जाकर जो है प्रश्नावली भरवाने वाले हैं रेस्पोंडेंट्स के साथ। एक तो वो हो गया, तो वही इंटरव्यूज़ होने चाहिए जो प्री टेस्ट में उन्हीं लोगों को भाग लेना चाहिए जो क्वेश्चनर आगे जाके भरवाने वाले हैं। कभी कभी क्या होता है, और ये समझदारी की बात है और ऐसा होना भी चाहिए कि जिसने प्रश्नावली बनवाई है या जिस क्लाइंट ने वो प्रश्नावली बनाकर आपको दी है, उन लोगों को भी जाकर 2, 3, 4 लोगों से बातचीत करके थोड़ा समझ लेना चाहिए उस तरह का फील्ड में क्या होता है, व्यक्ति कैसे सवाल समझता है, प्रश्नावली कैसे भरवाई जाती है। इसका आपको प्रत्येक बार अगर अनुभव रहेगा तो योर एक्सपीरियंस विल बी एनरिच्ड, और आपको अगली प्रश्नावली बनवाने में थोड़ी सावधानी होगी, क्योंकि आप जानना चाहते हैं कि फील्ड के क्या एक्सपीरियंसेस हैं। और फील्ड के एक्सपीरियंसेस जब आप प्रश्नावली बनाने में सम्मिलित करते हैं, उनको इंक्लूड करते हैं, तो आपकी प्रश्नावली जो है अपनी रियलिटी के बड़ी करीब होती है। तो ये तो बात आपको जानना चाहिए कि कुछ क्लाइंट्स के कुछ लोगों को या पीएचडी कराएं तो आपको खुद को जो है वो प्रश्नावली भरवानी चाहिए। प्रश्नावली भरवाने में देखिए ये भी होता है कि अगर आप कोई हिंदी वाली भाषी लोगों से करवा रहे हैं और आपकी प्रश्नावली अंग्रेज़ी में बनी है तो फिर इसका अनुवाद करवाना चाहिए, अनुवाद को भी पहले आप टेस्ट करना चाहिए। तो ये सब बातों का आपको ध्यान देना चाहिए। अगला सवाल ये है कि सबसे बड़ा, तो आप ये सवाल जानने के लिए उत्सुक होंगे कि भाई ये आप प्री टेस्ट तो करवा रहे हैं, ठीक बात है, मगर किन लोगों से आप प्री टेस्ट करवाएंगे। इसका जवाब भी बहुत आसान और सरल है। ऐसे लोगों से आप प्री टेस्ट करवाइए जो आपके रेस्पोंडेंट से मिलते जुलते हों। जैसे समझिए आप महिलाओं से आपने एक प्रश्नावली बनवाई है जो सिर्फ एक फ़लाना गांव में जाकर जो है आप वो प्रश्नावली महिलाओं से भरवाने वाले हैं। उन महिलाओं में कुछ अशिक्षित हैं, कुछ शिक्षित हैं, कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हैं।
तो उस गांव में जाने के बजाय आप कोई आसपास के गांव में चले जाए और ऐसी ही महिलाओं को चुनें जो कुछ शिक्षित हैं, कुछ अशिक्षित हैं, कुछ पढ़ी लिखी नहीं हैं और कुछ बहुत से शिक्षित हैं। तो ऐसे लोगों से आपको जो है अपनी प्रश्नावली भरवानी चाहिए। तो दे मस्ट बी सिमिलर टू द पीपल विद टू whom you are actually going to administer the questionnaire। उन लोगों से मिलता जुलता होना चाहिए, वही लोग नहीं होने चाहिए। फिर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने एक महिला से आपने प्री टेस्ट करवा लिया और कुछ दिनों के बाद जाके उससे आप अपनी फाइनल प्रश्नावली भरवा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो रेस्पोंडेंट जो है आपके उनसे मिलते जुलते होने चाहिए, इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। अब आखिरी सवाल इसके अंदर ये आता है कि कितने लोगों से आप प्री टेस्ट करवाएंगे। आप शायद प्रश्नावली बनवाते हैं और उसको फाइनली जब आप एडमिनिस्टर करते हैं तो 200, 300, 400 पता नहीं कितने लोगों से आप भरवाने वाले हैं, है ना। पीएचडी में तो मैं समझता हूँ कुछ आंकड़ा होता है 300 के करीब होता है। जब मैंने पीएचडी की थी तो मैंने 300 से भरवाए थे। आप सुपरवाइज़र से कंसल्ट करके तय कर लीजिए। मगर जब प्री टेस्ट करवाते हैं तो उसकी संख्या थोड़ी कम होती है, छोटी होती है उसकी संख्या। और कोई भी किताब ये नहीं बताती है कि ये इतनी मात्रा आपके लिए उपयुक्त है ना। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है कि कितने लोगों से आप प्री टेस्ट करवाएंगे। तो प्री टेस्ट आपको उन लोगों से करवाना चाहिए जो आप, जैसे आप समझिए आप शहर में भी भरवा रहे हैं और गांव में भी भरवा रहे हैं, तो फिर आपको अपनी प्रश्नावली का प्री टेस्ट यहाँ भी करवाना चाहिए और वहाँ भी करवाना चाहिए। आप अलग अलग जातियों से करवा रहे हैं, कुछ फॉरवर्ड कास्ट से करवा रहे हैं, कुछ अन्य जातियों से करा रहे हैं, वल्नरेबल ग्रुप से करा रहे हैं, तो फिर आपका प्री टेस्ट भी इनसे भी करवाना चाहिए और उनसे भी करवाना चाहिए। कुछ बीपीएल वालों से करवा रहे हैं, कुछ बिल्कुल जो बीपीएल एपीएल नहीं रखते उनके साथ आप करवा रहे हैं, तो ऐसे लोगों से भी करवाना चाहिए। तो मोटे मोटे रूप में मैं ये कहूँगा कि अगर आप पीएचडी वगैरह कुछ कर रहे हैं या कोई रिसर्च एजेंसी में काम कर रहे हैं तो करीब 20-30 लोगों से आपको प्रश्नावली भरवानी चाहिए। तो प्रश्नावली आप किन लोगों से आखिर में जाकर एडमिनिस्टर करने वाले हैं उसके हिसाब से आपको इन लोगों से जो है प्री टेस्ट करवाना चाहिए। और आखिरी बात, आपकी प्रश्नावली कितनी जटिल है उसके आधार पे भी आपको अपनी संख्या चुननी चाहिए। और ये सब मिला जुलाकर 20-30 लोगों के आसपास जो है अपने लोगों से प्री टेस्ट करवाना चाहिए। तो ये जो कुछ सवाल थे ये प्री टेस्ट के अंतर्गत आते हैं। और फिर जो भी आपको एक्सपीरियंस मिलता है डीब्रीफिंग से या प्रोटोकॉल एनालिसिस से, जो आप इंटरव्यूअर जो नोट करते जाता है उसको आपके फिर आके आपको चिंतन करना चाहिए कि उसको किस तरह सुधारना चाहिए। उसको सुधारिए, उसको फिर टाइप करवाइए और फिर प्रश्नावली जाकर फाइनली अपने रेस्पोंडेंट्स के सामने जाके भरवाइए। प्रश्नावली आपके हाथ में होनी चाहिए, आपको सवाल पूछना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को जवाब देना चाहिए। अक्सर जो लोग काम करते हैं पीएचडी में रहते हैं मगर मास्टर लेवल पे जब प्रोजेक्ट पेपर करते हैं तो प्रश्नावली जाके छोड़ आते हैं, उसके बाद अगले दिन में आके ले लूँगा बोलते हैं। नहीं, पीएचडी के अंतर्गत और किसी भी रिसर्च एजेंसी वाले क्या करते हैं, पीएचडी अपनी प्रश्नावली अपने हाथ में रखते हैं और हर सवाल को पूछते हैं, ये सवाल अगला सवाल, और उसी ऑर्डर में पूछते हैं जिस तरह उसको ट्रेनिंग दी गई है। इससे क्या होता है, इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आप हर सवाल का जवाब आपको मिल जाता है। और ये बहुत ज़रूरी है कि प्रश्नावली में हर सवाल का जवाब आपको मिल जाए, है ना। तो इतनी बातें अपन यहाँ कहकर आज हम प्रश्नावली का हमने 7वां और अंतिम चरण पर बातचीत की। अब हमारा सेशन जो है ख़त्म होता है। धन्यवाद।